1978 में सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली सहारा इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी। इंडियन मीडिया से लेकर क्रिकेट टीम तक सहारा इंडिया के घर घर में मौजूद था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरबों करोड़ों रुपए कमाने वाले सुब्रत रॉय सलाखों के पीछे थे? और क्या है ये सहारा स्कैम जिसने 11% पॉपुलेशन के साथ धोखा किया? एक कंपनी जो 3 करोड़ भोले भाले इन्वेस्टर्स झटका लगा, क्या हाथ में रहेंगे? कोर्ट ने रिहाई की सहारा के निवेशकों के करीब 24,000 करोड़ रुपए वापस नहीं करने का आरोप है। इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाली सहारा इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी। इस कंपनी की शुरुआत यूपी के गुड़गांव में 1978 में हुई। स्टार्टिंग में सहारा कंपनी के ओनर सुब्रत रॉय अपने गाड़ी पे स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे और उसी दौरान इनकी जान पहचान स्मॉल बिजनेस शॉप्स ओनर, स्मॉल रिटेल शॉप्स ओनर और चाय और सब्जी बेचने वालों के साथ हुई और उन्होंने ये सोचा कि इनका इन कम पैसों में सेविंग्स करना कितना मुश्किल है। तो इन्हीं लोगों को सहारा देने के लिए सहारा की शुरुआत हुई। शुरुआत में सहारा ने सुझाव दिया कि आप अपने डेली इनकम का 1 रुपीस जमा कीजिए और आगे जाके सहारा अच्छे इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा लौटाएगा। और ये बिजनेस मॉडल सारे लोगों को काफी अच्छा लगा और सहारा के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता चला गया। धीरे धीरे सहारा में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग थे वो लोग बाकी इन्वेस्टर्स को भी जोड़ने लगे और ऐसे ही करते करते सहारा के साथ 11 करोड़ लोग जुड़ गए। सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली ये कंपनी आगे जाके फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे और अन्य सेक्टर्स में भी बड़ी होती गई और फैलती चली गई। उसके बाद सहारा ग्रुप ने 4400 करोड़ में न्यूयॉर्क के 2 5 स्टार होटल खरीदे जिसका नाम था ड्रीम न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क प्लाजा। ये तो कुछ भी नहीं, सहारा ग्रुप ने आगे जाके आईपीएल में अपनी एक खुद की क्रिकेट टीम भी लॉन्च की जिसका नाम था पुणे वॉरियर्स इंडिया और जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे। आगे जाके सहारा ग्रुप ने इंडिया की हॉकी टीम और इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था। सुब्रत रॉय ने खुद का एक शहर बना लिया था जिसमें 11 किलोमीटर की लेक थी, एक हेलीपैड था, एक गोल्फ कोर्स था, सिनेमा थिएटर था और अन्य सुविधाएं जैसे कि हेल्थ केयर और पेट्रोल पंप्स भी वहाँ मौजूद थे। सुब्रत रॉय ने मुंबई से 2 घंटे की दूरी पे एक अम्बे वैली सिटी भी लॉन्च की जहाँ पे 3 मैनमेड लेक थी और 10 से 12 लग्जरी हाउसेस थे जिनकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच में थी। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि सहारा का डाउनफॉल चालू हुआ। सहारा के ऊपर सबसे पहली बार मुसीबत तब आई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नज़र उनके सहारा ग्रुप के शेयर्स पे पड़ी। उस इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम था प्रेमराज और प्रेमराज के लीडरशिप में इनकम टैक्स ने सहारा से हर एक फंडिंग का हिसाब मांगा और सुब्रत रॉय ने उस टाइम पे कुछ नामचीन नेताओं का नाम लिया और उन नेताओं ने पकड़े जाने के डर से उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर करा दिया और इस तरीके से सुब्रत रॉय पहली बार सलाखों के पीछे जाने से बच गए। सुब्रत रॉय के साथ एक मुसीबत तो टल गई लेकिन आगे आने वाली बहुत सारी भूल भुलैया थी फाइनेंशियल दुनिया में और एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट सैचुरेट हो गया और सहारा ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या थम सी गई और जिन लोगों ने पहले सहारा में इन्वेस्ट किया था वो अभी अपना जो इंटरेस्ट के साथ आया हुआ पैसा निकालने के बारे में मांग कर रहे थे जिसके कारण सहारा ग्रुप पैसों की तंगी में आ गया। इस पैसों की तंगी में आने से बचने के लिए सहारा ग्रुप ने अपना आईपीओ लॉन्च करने के बारे में सोचा। 2008 और 2009 में सहारा ग्रुप ने OFCD के माध्यम से लोगों से 3.5 बिलियन से ज़्यादा फंडिंग रेज किया। OFCD यानी कि ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये एक प्रकार की डेब्ट सिक्योरिटी रहती है जिसमें शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो अपने डिबेंचर को टाइम खत्म होने के बाद इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिना सेबी के परमिशन के सहारा ग्रुप ने लोगों से 3.5 बिलियन से ज़्यादा फंडिंग रेज की जिसके कारण सेबी ने सहारा ग्रुप को लोगों का पैसा वापस करने का आदेश दिया, वो भी 15% इंटरेस्ट के ऊपर। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि कंपनीज के लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान रखती है और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर फंडिंग कौन कर रहा है और इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखती है।
सारा ग्रुप ने सेबी का आदेश ठुकरा दिया और वो सीधा अहमदाबाद हाईकोर्ट पहुंचे सेबी की शिकायत करने के लिए। और हुआ क्या कि अहमदाबाद हाईकोर्ट ने भी सेबी का ही साथ दिया और ये देखते हुए सारा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सारा ग्रुप को आदेश दिया कि आप अपने फंडिंग का हर एक रुपए की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, जिसको सारा ग्रुप प्रोवाइड नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने सारा ग्रुप को आदेश दिया कि आप 3 इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने में 15% इंटरेस्ट पे लोगों का पैसा वापस कीजिए। सारा ग्रुप ने पहली इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी, लेकिन बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में सारा ग्रुप के सारे बैंक अकाउंट और एसेट्स पे सीज करना चालू कर दिया। और 26 जनवरी 2014 में सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को सलाखों के पीछे डाला गया। और मई 2016 में सुब्रत रॉय की मां का देहांत हो गया, जिसके कारण उन्हें पेरोल से बाहर निकाला गया। अब सवाल आता है कि लोगों को उनका पैसा वापस क्यों नहीं मिला। पैसे वापस करने के लिए जो प्रोसीजर बनाई गई थी वहाँ पे काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव तकलीफें और परेशानियाँ आ रही थी और सेबी और सहारा ग्रुप में बराबर तालमेल भी नहीं था। 2013 में सेबी ने सहारा ग्रुप को वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स सौंपने के लिए कहा ताकि जेन्युइन इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल सके। ऐसे में सहारा ग्रुप ने 128 ट्रक्स भर के सेबी के हेडक्वार्टर्स में डॉक्यूमेंट्स भेजे और उन ट्रक्स में 30,000 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के बॉक्सेस मौजूद थे। कई इन्वेस्टर्स को पहचानने में और उनका पैसा वापस करने में काफ़ी कठिनाई आई और काफ़ी विवाद हुए। सारा ग्रुप कहता है कि उन्होंने इन्वेस्टर्स के सारे पैसे सेबी को लौटा दिए हैं और सेबी का कहना यह है कि सहारा ग्रुप के पास इन्वेस्टर्स की प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं है और इस मतभेद के कारण अभी तक लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। इस मामले को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग से काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 18 जुलाई 2023 में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है ताकि सारे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल सके। इस पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए स्क्रीन पे दिखाए हुए इस लिंक पे आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर और आपका 12 डिजिट मेंबरशिप कार्ड का नंबर। और फिर रजिस्ट्रेशन के 30 दिन बाद आपको एक SMS आएगा कि आपका जो क्लेम है वो वेरीफाई हो चुका है और उसके 45 डेज बाद इन्वेस्टर्स को उनका पैसा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो आप भी कई इन्वेस्टमेंट करने के पहले कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस और वेरिफिकेशंस का ध्यान रखिए और ऐसे फ्रॉड और स्कैम्स से बचिए। ऐसी कंटेंट देखने के लिए मार्वल माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।